वंस अगेन अवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, सो हम कल कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ लिया था कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो सेल है उसका इवोल्यूशन हुआ था, किस तरीके से प्री बायोन्ट्स आए थे। हमने प्री बायोन्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, कोआसर्वेट, माइक्रोस्फीयर, इन सब के बारे में देख लिया था। देन उसके बाद हम यहाँ पे आए थे कि जेनेटिक मटेरियल कि जो हमारी सेल है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल इवोल्व हुआ था, डीएनए और आरएनए दो फॉर्म होते हैं जेनेटिक मटेरियल के। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो उस टाइम पे हमने ये देखा कि इनमें से कौन सा बेटर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो आरएनए है वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कम्पेयर टू डीएनए। क्यों है? फर्स्ट जो थिंग है वो ये है कि ये अनस्टेबल है, यानी कि स्टेबल नहीं होता है। इसके अंदर बहुत जल्दी जो चेंजेस होते हैं वो अकर होते हैं, यानी कि म्यूटेशन वगैरह बहुत जल्दी फास्ट होते हैं। इसके अंदर फास्ट एक्शन होता है, अनस्टेबल होता है। दूसरा, सबस्ट्रेट और एंजाइम की तरह ये बिहेव करता है, यानी कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की तरह बिहेव करता है। अगर कोई एंजाइम है तो सबस्ट्रेट बन करके लग करके उसके साथ रिएक्शन करता है, और अगर एंजाइम है तो वो सबस्ट्रेट के ऊपर जा करके जुड़ जाता है और क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस प्रकार जो आरएनए है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कम्पेयर टू डीएनए। उसके बाद क्या हुआ, आरएनए से वहां पे एक प्रॉब्लम ये थी कि आरएनए से हम डीएनए नहीं बना सकते थे। उस वक्त ये टेक्निक नहीं आई थी कि आरएनए से डीएनए बन जाए। डीएनए से आरएनए बनता है किस प्रोसेस के द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे अब जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उनके अकॉर्डिंग हम आरएनए से डीएनए बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरसेज के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। सो बेसिकली इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आरएनए होता है वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल था एज कम्पेयर टू डीएनए। तो उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं, साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि उस टाइम पे जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल इवोल्व हुआ था सेल में वो आरएनए होगा। एंड उसके बाद इसके अंदर डेवलपमेंट होता गया, और डेवलपमेंट होते होते ये जो आरएनए है वो स्टेबल बनता गया, यानी डीएनए बन गया। और इस तरीके से हमारा जो सेल है वो इवोल्व हुआ, और जो जेनेटिक मटेरियल हमारी सेल के वो बना, और इस तरीके से जो सेल हमारी वो इवोल्व हुई। अगर हम इन सब बातों को सम अप करते हैं तो देखते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले क्या देखा हमने कि जो अर्लीस्ट सेल होती है प्रोबेबली वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आई थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो बनती है, ये जो सेल बनती है उसके अंदर क्या भरा हुआ है, रिच मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, प्री बायोन्ट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको डिटेल में कि कोआसर्वेट और जो माइक्रोस्फीयर था उनको प्री बायोन्ट्स बोल रहे थे हम। उसके बाद क्या है कि ये जो एनर्जी लेते हैं एनवायरमेंट से लेते हैं, कीमो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये, यानी जो एनर्जी होती है वो एनवायरमेंट से लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने अंदर डेवलपमेंट करते रहते हैं, और इसी डेवलपमेंट के कारण उनके अंदर क्या आया, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी आ गई, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। इस तरीके से धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आते गए और जो सेल है वो कॉम्प्लेक्स बनता गया। उसके बाद अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड्स उठा करके देखें तो सबसे पहले ये बताया गया कि जो पहली यूकैरियोटिक सेल थी वो 1.5 बिलियन ईयर्स पहले आई थी, यानी कि यूकैरियोट सेल को इवोल्व होने, मतलब कब इवोल्व हुई थी वो 1.5 बिलियन ईयर्स पहले। अकॉर्डिंग टू फॉसिल्स रिकॉर्ड 3 मेजर चेंजेस इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब क्या बताते हैं कि जो फॉसिल रिकॉर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो यानी काफी डेवलप सेल नहीं होती हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस आए। जो पहला चेंज था, फर्स्ट मोर डीएनए एक्वायर्ड बाय सेल, कि क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसने काफी सारा डीएनए एक्वायर किया। स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स थे उनको डिवाइड किया इक्वली डॉटर सेल में, यानी कि उनमें डिवीजन हुआ इक्वली, और जो प्रोटीन्स है वो डिवाइड होते चले गए डॉटर सेल्स के अंदर। इस तरीके से जो सेल हैं वो एक से ज्यादा, यानी उनके अंदर रेप्लिकेशन होता गया।
एंड सेकंड ये है कि इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होने लग गया, यानी कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स डेवलप होने लग गए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह ये डेवलप होने लग गए। एंड लास्ट क्या है कि जो इसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होने लग गई, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थी लाइक बैक्टीरिया वगैरह ने क्या करना शुरू कर दिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करना शुरू कर दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन? क्या होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि म्यूचुअलिज्म, यानी कि कोई भी दो पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि किसी के पास एक चीज नहीं है, किसी के पास दूसरी चीज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे थिंग्स को और इससे दोनों का फायदा होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइकिन क्या है, लाइकिन फंगी और एल्गी का एसोसिएशन है। जो एल्गी है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करती है फंगी को, एंड जो फंगी है वो एल्गी को शेल्टर प्रदान करती है। सो ये क्या है, एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सेल है वो इवोल्व हुई है। सम एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स बाद में बनी, पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल थी उनके अंदर काफी डेवलपमेंट हुआ, तब जाके वो यूकैरियोट्स बने, तब जाके वो यूकैरियोटिक सेल्स बनी। देन उसके बाद जो सम साइनोबैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी अपने आप आने लगी, यानी वो जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उनके अंदर काफी डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होने के बाद उनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज आने लगी, जैसे लाइक एग्जाम्पल में बता सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। सो इस तरीके से हमारा जो सेल है वो इवोल्व हुआ। सो आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन है कि कोएसरवेट क्या होते हैं। सो आप सभी लोग उसका अच्छे से आंसर देंगे कमेंट में। ओके, थैंक यू सो मच।